हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की सेकेंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला हमारा वीडियो आप सब ने देखा होगा, कैसा लगा आपको। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारा था। और दूसरा हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार। इनको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स शॉर्ट में बोलते हैं FR। ठीक है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आप सबने पढ़े हुए हैं। 6th 7th या 5th में ही मान लो, 5th क्लास में ही आपके चालू हो जाते हैं मौलिक अधिकार। आप सबको पता है भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। उस संविधान में भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे मौलिक अधिकारों को शामिल किया। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहते हैं, कि मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए हम छोटी सी डेफिनेशन देंगे कि भारत में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर ही उस व्यक्ति को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, स्वतः ही मिल जाते हैं जन्म लेने से ही। तो उन्हें कहते हैं मूल अधिकार। मात्र जन्म लेने से ही अधिकार मिल गए, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। अब भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनको शामिल किया ताकि इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, आत्मिक विकास हो सके, भौतिक विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके, नैतिक विकास हो सके। अब आपको पता हो कि मूल अधिकारों को शामिल करने का कारण क्या था। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने उसी समय ये अंदाज़ा लगा लिया। आपको पता है कि भारत जो है सदियों से गुलामी की दास्ता के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो मूल जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि भारत आज़ाद हो जाए और आज़ादी के बाद सरकार के द्वारा, किसी विशेष कार्यपालिका के द्वारा या किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो और भारत का जो आम नागरिक है वो दोबारा से गुलाम ना हो जाए। इस व्यवस्था से व्यक्ति को बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि सरकार के द्वारा ही, शासन के द्वारा ही, देश के द्वारा ही कुछ अधिकार व्यक्ति को दे दिए। मात्र जन्म लेते ही उसको वो अधिकार मिल जाएंगे, इसलिए उनको कहा गया मौलिक अधिकार, ताकि आगामी वर्षों में कोई भी कार्यपालिका, कोई शासन व्यवस्था हमारा दोबारा से शोषण ना कर सके। इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में शामिल किया। अब सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। ठीक है, अब सबसे पहले मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हम देखते हैं। कुछ एक विशेषताएं हैं। सबसे पहले भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। अब आप सबको पता है कि मूल जो संविधान था उस समय 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। कौन कौन से अधिकार थे? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और एक और अधिकार था संपत्ति का अधिकार, और लास्ट था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से निकालकर 300 कै के अंतर्गत मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये था पहले अनुच्छेद 31 में शामिल था, अब ये मात्र एक कानूनी अधिकार है। और किस में शामिल है? 300 कै में शामिल है। ठीक है, अब वर्तमान में कितने अधिकार बच गए? एक हट गया, 7 माइनस 1 कितने बच गए? 6। तो टोटल कितने हैं अभी हमारे पास? 6 मौलिक अधिकार।
अब उन 6 को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है कि भारतीय संविधान ने कौन से देश से इन्हें ग्रहण किया। तो सबसे पहली विशेषता आती है कि ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। अमेरिका का प्रभाव है। दूसरी विशेषता आती है कि हमारे जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, वो नकारात्मक अधिकार है, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध भी व्यक्ति को प्राप्त है। नकारात्मक अधिकार है। राज्य मात्र केवल कुछ युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। ये राज्य की शक्ति को कम कर देते हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा यदि व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध भी न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। हो गया यहाँ तक। तीसरा क्या है? वाद योग्य है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है? वाद योग्य है। अर्थात व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी भी अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एससी में हम जाएंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। तो ये क्या है? वाद योग्य है। अगली विशेषता है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30। कुछ परिस्थितियों में एक आधा अधिकार विदेशियों को मिल सकता है, अदरवाइज 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। यहाँ तक हो गया। अगला है, ये हो ही गया मूल अधिकार में 7 जो है अधिकार थे। 7वें संपत्ति के अधिकार को निष्कासित कर दिया गया है। वर्तमान में अब केवल क्या है? 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। अब अगली विशेषता क्या है कि संशोधन का अधिकार, मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार केवल किसको है? संसद को ही प्राप्त है। अगर किसी भी मौलिक अधिकारों में से किसी को हटाना हो या कुछ जोड़ना हो तो कौन जोड़ सकता है? केवल और केवल ये अधिकार किसको है? संसद को ही प्राप्त है। अब ये कुछ एक मुख्य विशेषताएं थी जो आपको ध्यान रखनी है। कंपटीशन एग्जामों में इनमें से ही क्वेश्चन आता है। हाँ, एक विशेषता और रह गई कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी स्थगित नहीं किए जाएंगे। जब इमरजेंसी होगी, मतलब सरकार के द्वारा जब आपातकाल लागू किया जाएगा तो उस समय 2 आर्टिकल हमारे 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निष्कासित किया जा सकता है। केवल इन दोनों को निष्कासित नहीं किया जाएगा। ये हमारे 7 मोटी मोटी विशेषताएं थी। अब सबसे पहला अधिकार हमारा, आर्टिकलों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि पहला अधिकार समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। अब 30 के बाद 31 में यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक वर्णन है। अब देखो, अब आप बात करेंगे कि 12 से शुरू था, ठीक है, लेकिन समानता का अधिकार हमारा जो पहला है वो क्या है? 14 से 18 तक है। तो 12 और 13 में क्या है? तो 12 और 13 में स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा दी गई है, जो कि हमारे यहाँ पर काम नहीं आएगी। हमें 14 से ही पढ़ना है। अनुच्छेद 14 से समानता का अधिकार, सबसे पहला इक्वलिटी का राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार।
अब विद आर्टिकल हम इसको क्लियर करेंगे जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले इंग्लिश में अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 14 में 2 वर्ड आते हैं आपके, विधि के समक्ष समता, और दूसरा आता है विधि के समान संरक्षण। ठीक है, 2 वर्ड आपके आते हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। ये जो वर्ड है ये आपके लिया गया है ब्रिटेन से, और ये वर्ड अमेरिका से लिया गया है। अर्थ क्या है? कानून के समक्ष, विधि यानी कि कानून, कानून के समक्ष समता, यानी कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे देश का कानून या विधि कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है विधि के समान संरक्षण। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो कानून सबका संरक्षण इक्वल करेगा, एक समान रूप से करेगा। किसी विशेष व्यक्ति यानी कि कोई उद्योगपति है और उसके अधिकारों का हनन होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, और जो हमारा आम नागरिक है उसकी उनको अनसुना कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में विधि के समान संरक्षण को शामिल किया गया है। यहाँ तक हो गया। अब अगला क्या है? ये आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, कोई व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वंश क्या है, उसका जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई व्यक्ति हरियाणा में जन्मा है या केरला में जन्मा है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल समझा जाएगा। 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। सरकारी पदों पर नियुक्ति के सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे, योग्यता सबकी इक्वल होगी। अब यहाँ पे आपको छोटी सी चीज़, एससी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी को जो आरक्षण दिया जाता है वो एक अलग मुद्दा है, उसको छोड़ देना है, बाकी सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता बोलते हैं छुआछूत, ठीक है, का अंत। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा कि अनुच्छेद 17 में क्या है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आपको पता है जब प्राचीन काल था उस समय छुआछूत बहुत बड़े पैमाने पर चलता था। हमारे संविधान निर्माताओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। उनकी बायोग्राफी कभी पढ़ना, उन्होंने भी लिखा है कि किस प्रकार से वो किन किन परिस्थितियों से गुजरते हुए वहाँ तक आए थे। तो उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत कर दिया गया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संबंधी अपराध अधिनियम पारित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया, जिसके अनुसार अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। यानी कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा उसे न्यायालय के द्वारा दंडित किया जा सकता है, ये प्रावधान है।
18 उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध। आपको पता है प्राचीन समय में अंग्रेजों के कुछ चाटुकर हुआ करते थे, भारतीय ही उनमें शामिल थे, तो वो अंग्रेजों की दिन रात सेवा करते थे, जिससे खुश होकर अंग्रेज उनको कुछ उपाधि दे देते थे, जैसे नाइट की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राजा की उपाधि, सर की उपाधि, इस तरह की उपाधियाँ। तो उससे क्या होता था कि वो व्यक्ति अपने आप को आम जो जनता थी उससे अलग समझने लग जाते थे, जिससे डिवाइडेशन हो जाता था, मतलब विभेद की स्थिति, भेदभाव की स्थिति आ जाती थी। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ऐसी व्यवस्था न आए, इसलिए हम उपाधियों का ही अंत कर देते हैं। ठीक है, अब केवल सेना और शिक्षा, सेना प्लस शिक्षा, यानी कि शिक्षा में उपाधि जो मिलती है हमें, डॉक्टरेट की उपाधि है, डीलिट की उपाधि है, वही मिलेंगी। सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर आदि की उपाधि मिलेंगी। बाकी किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जा सकती हैं, ये भी गैर कानूनी होगा। आपको पता है बाद में जाके कुछ व्यक्ति अगर कोई विशेष कार्य करता है, कोई अच्छा सराहनीय काम करता है, तो बाद में पुरस्कार जोड़े गए थे। उसके बाद जैसे भारत रत्न पुरस्कार है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण पुरस्कार है, वो बाद में जोड़े गए थे, लेकिन उनको उपाधियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये सिंपल सा है, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल इजी हैं, थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, और कंपटीशन एग्जामों में भी ये हमेशा पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी शामिल। ये हो गया समानता का अधिकार। चलो अब दूसरा अधिकार क्या है, शोषण के, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता का अधिकार। अब मूल संविधान में जैसे 7 अधिकार दिए गए थे, वैसे ही आर्टिकल 19 में 7 स्वतंत्रताएं भी थी, लेकिन जैसे संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, वैसे ही संपत्ति की स्वतंत्रता को भी हटा दिया गया। तो वर्तमान में आर्टिकल 19 में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति, प्रेस को भी इसमें शामिल किया गया है, मीडिया को भी, कोई भी व्यक्ति बिना किसी से डरे अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। उसे किसी भी व्यक्ति की आलोचना का अधिकार है, किसी संगठन की आलोचना का अधिकार है। आपको पता है अभी जैसे हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, राहुल गांधी है, मोदी जी हैं, सोशल मीडिया पे उनके विरुद्ध कौन कौन कैसे कैसे बयान देते रहते हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बंधे हुए हैं, उनको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। अब इसमें प्रेस को भी शामिल किया गया है। सन 2005 में RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में जुड़ा था ये राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको भी आर्टिकल 19 के 1 में ही डाला गया है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार के द्वारा कोई भी निजी सूचना अगर जाननी है तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो जान सकता है। एक 24 जनवरी 2004 को, 5 में तो RTI आ गई थी, 2004 को झंडा फहराने की आज़ादी, हरियाणा में के हिसार में जिंदल परिवार ने इसकी पहल की थी। उससे पहले आम व्यक्ति को झंडा फहराने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन 24 जनवरी 2004 के बाद
भारत का हर नागरिक अपने घर पर भी झंडा फहरा सकता है, उसको झंडा फहराने की आज़ादी मिल चुकी है। तो ये छोटी छोटी 2-3 एक्ट हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं, इनको आपको याद करना है। 2004 में झंडा फहराने की आज़ादी और 5 में RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये पहली स्वतंत्रता थी। दूसरी क्या है, सबसे पहले क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी क्या है, अस्त्र शस्त्र रहित यानी कि बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बिना शस्त्रों के शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। हो गया तीसरा, बिना शस्त्रों के शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। समुदाय या संघ बनाने की, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी छोटी सी कोई पार्टी बना सकता है, किसी संघ में शामिल हो सकता है, किसी समुदाय में शामिल हो सकता है। ये हमारी स्वतंत्रता है, ये तीसरी स्वतंत्रता है। चौथी क्या है, भारत में अबाध बिना रोक टोक के भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना रोक टोक के आप कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हो। जम्मू कश्मीर इसके लिए अपवाद था, ठीक है, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अगली क्या है, भारत में अबाध निवास की स्वतंत्रता। अब पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन अब उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। भारत के किसी भी क्षेत्र में घर बनाकर रहने की आज़ादी, निवास की स्वतंत्रता, ये हो गई। अब क्या है, छठी और लास्ट क्या है, वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी धंधा खोल सकता है, ये छठी स्वतंत्रता है। ये तो हमारी कितनी स्वतंत्रता हो गई, 6 हो गई। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के कोई भी व्यक्ति बिना हथियारों के किसी भी जगह पर शांतिपूर्वक तरीके से सभा या सम्मेलन बुला सकता है, ये उसकी सेकंड आज़ादी है। तीसरी, कोई भी व्यक्ति समुदाय या संघ बना सकता है। अबाध भ्रमण, बिना रोक टोक के कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी। अबाध निवास, बिना रोक टोक के कहीं भी किसी भी जगह अपना निवास स्थान बनाकर रह सकता है भारत के अंदर। वृत्ति उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने जीविका निर्वाह के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकता है, ये भी उसकी निजी स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे शामिल की गई हैं। पहले कितनी थी, 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता को निष्कासित कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे पास ये 6 स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। अब अगला आर्टिकल 20 से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।